आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश चैप्टर, है ना। प्रकाश का परावर्तन, ये क्लास 10th का अध्याय 1 है। ठीक है, इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा क्लास में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश क्या है ना। प्रकाश का स्रोत मतलब किससे किससे प्रकाश प्राप्त होता है। दीप्त अदीप्त मतलब किससे प्रकाश जिससे प्रकाश निकलता है उसको दीप्त या प्रदीप्त कहते हैं, और अदीप्त या प्रदीप्त अप्रदीप्त किसे कहते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश रे। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, इसको भी पढ़ना है। और प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर वापस लौटने की क्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम भी पढ़ना है इसमें, और दर्पण पढ़ना है, इसमें मिरर पढ़ना है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ना है। और इधर देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, ठीक है, और प्रतिबिंब पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण में ए बराबर r/2 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और आवर्धन लास्ट पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आंकिक मतलब इसमें जो सवाल वाला क्वेश्चन होगा आंकिक वाला, उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लास्ट में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना, शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश इसमें प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, है ना, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो विद्युत चुंबकीय के रूप में संचालित होते रहती है, जिसे हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं, ध्यान रखना। प्रकाश के गुण के लिए गमन यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे गमन होगा, है ना। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कोई भी माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर सकती है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, मतलब खाली स्थान में भी जहाँ हवा नहीं रहेगा। ठीक है, निर्वात में उसका चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना है भी। आइए इसमें अगला देखते हैं, फोटोन किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश के छोटे कण को हम फोटोन कहा जाता है। प्रकाश का छोटा यहाँ देख सकते हैं कण निकलता है, उसमें छोटे कण निकल रहा है इसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के सूक्ष्मतम कण को हम फोटोन कहते हैं। यह परमाणुविक कण है जो प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। इसमें देख सकते हैं कि छोटे कण निकलता है, हम उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तभी प्रकाश लौट करके हमारे आंखों तक जाता है। मान लेते हैं ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश निकल रहा है और हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी क्या होता है, प्रकाश, मतलब कोई वस्तु हम देख पाते हैं। चलते हैं, देखने से आया कि हम कोई वस्तु, प्रकाश क्या है, 7 रंगों से मिलकर के बना है। किससे बना है, 7 रंगों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म जो भी होगा इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं इसमें।
इसमें प्रकाश ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, मतलब चलने वाले ये है। ठीक है, इसमें इसका यह लगभग शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलती है ना। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। सफेद रोशनी एक स्पेक्ट्रम से बनी होती है, जिससे तब हम देखा जा सकता है जब प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारकर इंद्रधनुष की तरह रंगों में विभाजित किया जाता है। मतलब प्रकाश में जो है 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है, ध्यान रखना है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। इसको अलग कैसे कर सकते हैं? किसी प्रिज्म एक तिकोना आकार का एक कांच का टुकड़ा रहता है, इसमें हम कोई लाइट जो है इधर से लाइट डालेंगे इस तरह, तब यहाँ पे जो है यहाँ पे जाकर के 7 रंग का देख सकते हैं, यहाँ 7 रंग का निकला हुआ है, तभी हम जो है ना देख सकते हैं प्रकाश का 7 रंग। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। प्रकाश और पदार्थ के साथ उनकी अंतःक्रिया का अध्ययन प्रकाशिक कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, प्रकाश और पदार्थ की उनकी अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्या पॉइंट है। प्रकाश एक तरंग और एक कण दोनों रूप में व्यवहार करता है ना। प्रकाश एक तरंग के रूप में रहता है, और एक तरंग का मतलब ऐसे लहर के तरह, है ना, और कण के रूप में भी रहता है रूप में व्यवहार करता है। एक अवधारणा जिसे तरंग कण द्वैत के रूप में जाना जाता है, जैसा कि क्वांटम यांत्रिक के रूप में। ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स इसमें प्रकाश के बारे में कुछ कुछ दिया गया है, तभी हम उसके आगे टॉपिक पे चलेंगे हम, है ना। ये कुछ कुछ प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है। हवा पानी, 5वां फैक्ट क्या है। हवा पानी कांच जैसे विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय प्रकाश मुड़ सकती है ना। अगर पानी में घुसेगा तो प्रकाश क्या, जैसे सीधा जा रहा है पानी में, है ना, क्या जा रहा है, सीधा पानी में अगर जा रहा है तो प्रकाश पानी में घुसते ही कुछ वो अपना पथ से चेंज हो सकता है, मुड़ सकता है ना। यही कारण है कि वस्तु पानी के नीचे या लेंस के माध्यम से विकृत दिखाई देती है। मतलब वो जो है थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है उसमें, पानी के अंदर वस्तु। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित या अवशोषित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। कि उदाहरण के लिए लाल दिखाई देने वाली वस्तु प्रकाश के अधिकांश रंगों को अवशोषित कर लेता है। जैसे एग्जांपल अभी यहाँ दिए गए हैं, पत्ता में दिए हैं, यहाँ पे पत्ता में दिए हैं, दिखाई यहाँ से ऐसे लाइट जा रहा है 7 रंग का, है ना। प्रकाश में 7 रंग है, और सारा जो 7 रंग में से 6 रंग जो है वो पत्ता जो है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और सिर्फ ग्रीन रंग को जो है रंग को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब परावर्तित करता है, जो हमारे आंखों तक पहुंचता है और हम उसको देख सकते हैं, है ना। जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमको रेड कैसे दिख रहा है, तो रेड जो है यहाँ से कोई वस्तु पे पड़ेगा, है ना, और रेड वाला जो है किरण, रेड वाला किरण रिफ्लेक्ट होगा, हमारे आंखों तक पहुंच जाएगा, और बाद बाकी 6 कलर जो है इसके अंदर अवशोषित हो जाता है। जैसे अब कोई वस्तु है, मान लेते हैं वस्तु में जो है काला क्यों दिखता है। काला जो है इसलिए दिखता है कि क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो कोई रंग उस परावर्तित नहीं होता है। इसी के कारण जो है प्रकाश, मतलब कोई वस्तु काला दिखने लगता है। बाद बाकी और सब जो है जैसे वाइट, कोई भी रंग दिख रहा है तो मतलब वही रंग उस वस्तु से पड़ करके रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाद बाकी वो 6 रंग जो है ना वो वस्तु अपने अंदर रख लेता है, अवशोषित कर लेता है
है ना। आगे देखते हैं सातवां क्या है। सातवां क्या है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह था इंपॉर्टेंट जो है प्रकाश के बारे में तथ्य, है ना, इसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं सवाल टॉपिक पे। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। तो प्रकाश स्रोत जो है प्रकाश स्रोत जब वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। कोई भी वस्तु से जब प्रकाश निकलेगा उसको हम प्रकाश स्रोत, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। आगे देखते हैं बल्ब, है ना, जलता हुआ बल्ब क्या, उससे प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश स्रोत हो गया। जलता हुआ मोमबत्ती भी प्रकाश स्रोत हुआ, है ना। सभी प्रकाश स्रोत विकिरण ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या करती है, विकिरण ऊर्जा उत्पन्न करती है, ध्यान रखना है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है ना। कोई ऐसा प्रकाश स्रोत है जो कि प्राकृतिक रूप से पहले से उपस्थित है। जैसे सूर्य प्राकृतिक में पहले से उपस्थित है, उसको हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और कुछ मानव निर्मित स्रोत है, जैसे कि ये लालटेन, बल्ब, है ना, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वे वस्तु जो प्रकाश स्रोत जो है ना, दो पार्ट में बांटा गया है, दीप्त और अदीप्त में, है ना। तो दीप्त किसे कहते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम दीप्त कहते हैं। जैसे कि सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, दीप्त। जैसे जलता हुआ लालटेन, ये क्या है, दीप्त है। जलता हुआ बल्ब क्या है, दीप्त है ना। जैसे अगर मोमबत्ती बोल दिया जाए तो मोमबत्ती अदीप्त कहलाएगा, क्योंकि जलता हुआ रहना चाहिए, है ना। जैसे बल्ब बोलेंगे तो अदीप्त हो जाएगा, क्योंकि जलता हुआ बल्ब बोला जाएगा तभी दीप्त कहलाएगा, है ना। तो दीप्त किसे कहते हैं, वे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब निकलता है, उसे हम दीप्त कहते हैं। अदीप्त किसे कहते हैं, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त या अप्रदीप्त कहते हैं, है ना। जैसे पुस्तक, टेबल, कुर्सी, पौधा, ये सब से प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे लैंप अगर जलता हुआ रहता है तो दीप्त कहलाता है, अगर नहीं जल रहा है तो ये अदीप्त कहलाएगा। जैसे कुर्सी, इससे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम अदीप्त कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक देखते हैं, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना। क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, है ना। कोई भी प्रकाश निकल रहा है उससे एक समूह में निकलता है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और एक अभिसारी किरण पुंज। तो ध्यान रखना है, कोई मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस जगह से कोई कण है, इस जगह से हम प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। प्रकाश निकलकर जब फैलेगा किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकाल करके इस तरह फैलने लगेगा, है ना। क्या करेगा? फैलने लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज किसी वस्तु से निकल करके प्रकाश फैलने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकल करके प्रकाश फैलता है आपस में, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है, आप लिखते चलिएगा, समांतर किरण पुंज। कोई वस्तु से निकल करके समांतर जा रहा है किरण, है ना, इस तरह एक दूसरे के समांतर जा रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब जो है तीसरा नंबर है, वैसा दीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकल करके किसी एक बिंदु स्रोत पे इस तरह मिलती हो, है ना, एक ही जगह मिलती हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए समांतर किरण पुंज और ये अपसारी किरण पुंज। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ जो है वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से होकर आर पार जा सकता हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच से प्रकाश आर पार जा सकता है, पानी से भी प्रकाश आर पार जा सकता है, हवा से भी प्रकाश आर पार जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। एक होता है पारभासी। पारभासी क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें आसानी से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, आधा जाता हो, बहुत कम मात्रा में जाता हो आर पार, उसे हम पारभासी पदार्थ का पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कोहरा, है ना, घिसा हुआ कांच, ये सब जो है पारभासी पदार्थ कहलाता है। आगे देखते हैं, अपारदर्शी या अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी, है ना, वे पदार्थ जो प्रकाश अपने से होकर नहीं जाने देता है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गट्टा, धातु का प्लेट, ये सारा जो है वो पारदर्शी पदार्थ है। उससे मान लेते हैं ये कोई गट्टा है, इससे प्रकाश जो है नहीं जाने देगा आर पार, है ना, इधर से इधर लौटा देगा ये, है ना। आगे देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई भी वस्तु हो सकता है ना, हर वस्तु से प्रकाश टकराकर जो है लौटता है, चाहे थोड़ा मात्रा में। तो सबसे ज्यादा प्रकाश किस में लौटेगा? कोई दर्पण रहेगा, जैसे ये दर्पण है, ऐसे जा रहा है, पूरा प्रकाश परावर्तित हो जा रहा है। जैसे दीवाल में जो है प्रकाश जो है ऐसे टकराए, लेकिन बहुत कम मात्रा में परावर्तित होने देगा, है ना। तो प्रकाश का अच्छा परावर्तक कौन कहलाएगा? मिरर कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा, है ना। उसमें पूरा जो है ना प्रकाश परावर्तित हो जाता है।
तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां से ऐसे आ रहा है, ये लाइट ऐसे करके लौट जा रहा है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है पहला नियमित परावर्तन। कितना है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब एक, जैसे इस तरह आ रहा है, जैसे ऐसे ऐसे आ रहा है, एक निश्चित दिशा में चल रहा है, ऐसे आ रहा है, एक निश्चित दिशा में जा रहा है, ऐसे आ रहा है, एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जा रहा है, उसको हम निश्चित परावर्तन कहते हैं। और निश्चित परावर्तन किसको कहेंगे? मतलब निश्चित, एक नियमित परावर्तन हो गया जब कोई वस्तु से प्रकाश आपतित होकर के एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला है अनियमित परावर्तन। जब कोई वस्तु से प्रकाश आपतित होकर परावर्तन के बाद अनिश्चित दिशा में चले जाते हैं, उसे हम अनियमित परावर्तन करते हैं। देख रहे हैं, ऐसे जा रहा है, इधर चल गया, इस तरह गया और इधर पर चल गया, और ये इधर आया, इधर चल गया, तो अनिश्चित परावर्तन हो गया ये, ठीक है। तो अगला देखते हैं, यहां देखते हैं, पहला क्या है? आपतित किरण किसे कहते हैं? इसमें आपतित किरण, तो ये पहले मिरर है, ध्यान रखना है, ये क्या है? मिरर है, ठीक है। ये मिरर है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो नियमित परावर्तन जो है ना समतल दर्पण में होता है, तो परावर्तन का नियम इसी में जानेंगे, है ना। तो ये जो है इधर की ओर आ रहा है, ये दर्पण की ओर आ रहा है, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। दर्पण की ओर आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से दूर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। तो आपतित किरण समझ में आ गया होगा, परावर्तित किरण भी समझ में आ गया हो। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, यह आपतित किरण है, यहां से जिस बिंदु पर दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है या पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आपतन बिंदु कौन सा होगा? ये वाला, है ना। इधर से आ रहा है, यहां पे मिल गया, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अब जो है अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब ये है आपतित किरण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। क्या है? ये आपतन बिंदु पर ऐसे ऐसे डाला गया लंब, है ना। आपतन बिंदु यहां है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहा जाता है ना। अब आते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, ठीक है।
तो ये आपतन कोण जो है आपतन कोण, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है। ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये वाला कोण बन रहा है, इसी को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना, ध्यान रखना है। तो इतना ही जानना था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, यही है परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तरफ होते हैं। देखते हैं यहाँ, ये आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, है ना, और एक है अभिलंब, तीनों देखे तो एक ही तल में है कि नहीं, इसी को हम कहते हैं परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का पहला नियम। अगला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसमें बोल रहा है कोण आई बराबर होगा कोण आर के बराबर होगा, मतलब ई कोण जो है ना, ई कोण इसके कोण के बराबर होगा, ध्यान रखना। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है, तो कांच का समतल सतह जिसके एक ओर कलई किया हुआ रहता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, है ना। कांच का समतल सतह जिसके एक ओर कलई किया हुआ रहता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की ओर ब्लैक से कलई किया हुआ, मतलब पेंट किया हुआ रहता है ना। यह तो चांदी से क्या रहता है, पेंट, है ना, इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। कांच का वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। आगे देखते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा जो है ये प्रतिबिंब जो बनाता है वस्तु के बराबर बनाता है। यहाँ ध्यान से देखना है, किसी भी वस्तु को का प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ ओ से ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, मतलब यहाँ से कोई आदमी देख रहा है और यहाँ पे कोई एक वस्तु है ना, दर्पण के सामने, तो यहाँ से प्रकाश दो किरण निकल रहा है ऐसे करके और इधर चला जा रहा है, यहाँ से प्रकाश निकला दोनों चल गया इधर, है ना। लेकिन कहीं पे तो मिल नहीं रहा है, इसको पीछे की ओर बढ़ाया गया, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया गया, तो यहाँ पे दोनों काटती है। तो यहाँ पे जितना वस्तु था, जितना बड़ा वस्तु यहाँ से दर्पण से यहाँ कितना वस्तु है बड़ा, उतने बड़ा का जो है ना यहाँ पीछे जो है प्रतिबिंब बना। वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब
दर्पण और जो है दर्पण से जितना आगे रहेगा वस्तु, दर्पण से उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल जैसे हम बताए हैं अभी। देख सकते हैं यहां मिरर है, मिरर 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 यहाँ पे है। मिरर के सामने लड़की जितना दूरी पे खड़ा है उतना ही दूरी पे पीछे जो है उसका भी प्रतिबिंब बन रहा है। और जितना हाइट का है ये लड़की उतना ही हाइट का ये प्रतिबिंब बन रहा है, उतना ही पीछे में, है ना। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है। उसी तरह यहाँ दिया गया है, यहाँ पे जो बताए हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है इसका जो दाहिना हाथ यहाँ दिख रहा है उसको वहाँ बायां हाथ बन जाएगा दर्पण के अंदर, और बायां हाथ जो है इसमें दायां हाथ बन जाएगा। पार्श्व परिवर्तन होता है इसमें, है ना। इसमें जो बताए थे वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, जितना वस्तु की दूरी रहेगा उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगा, है ना। ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। मतलब ये दर्पण है मान लेते हैं। अब दर्पण के सामने कोई एक वस्तु है, यहाँ पे रखल कोई आदमी है, इतना दूरी पे है, तो दर्पण के जो पीछे बनेगा उतना ही दूरी पर एक कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और उतना ही साइज का, इतना ही जितना हाइट का यहाँ है उतना ही हाइट का यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, है ना। हमारे ही समान है। परंतु ध्यान से देखने पर अंतर पता चलता है कि यदि आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है ना, वही पार्श्व परिवर्तन हुआ। अगला देखते हैं, कुछ विशेषता इसमें जो हम अभी बताएं वही दिया हुआ है इसमें, है ना। तो जो आगे समझाया यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे दर्पण यहाँ है, ये वाला दर्पण है, ये ऐसे करके दर्पण दिया हुआ है। प्रतिबिंब जो भी बनता है दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के सामने है इधर से। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, मतलब मान लेते हैं ये वस्तु है कोई, है ना। या कोई वस्तु मतलब कोई आदमी खड़ा है, जितना हाइट का उतना ही हाइट का इधर वस्तु बनेगा, और जितना दूरी पे है इधर खड़ा उतना ही दूरी पर इधर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगर मान लो ऐसे खड़ा है ऊपर से, तो इसी तरह का ऊपर में ऐसे मतलब खड़ा ही बनेगा, है ना, समतल दर्पण में। और दर्पण जैसे अवतल उत्तल में जो उल्टा बनता है, सीधा बनता है, बन जाता है ना। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो सीधा जो जैसे इस तरह मुंडी यहाँ पे खड़ा है इसका, तो ऊपर ही उसका मुंडी रहेगा। और उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में उल्टा भी बन जाता है ना, उल्टा ऐसे करके। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। मतलब इसमें अगर दाहिना इसका दिखेगा तो इसमें दर्पण के अंदर जो है ना उसका बायां दिखने लगेगा हाथ, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या होता है? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक अगर प्रतिबिंब रहेगा तभी पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है ना। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। यही था इसमें फैक्ट, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा।
अगला दिन जो है ये गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला वीडियो में